नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है, जिसमें हम किसी भी इशू को लेकर जो उसकी वास्तविकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। इस समय राजनीति का माहौल बहुत गर्म है और खासकर जो मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार के जो बयान अदानी के समर्थन में आते हुए दिख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष, वो इस समय लहूलुहान हो गया है। आपको याद होगा कि अभी शरद पवार ने 2-3 दिन पहले एक एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और जाहिर सी बात है कि एनडीटीवी इज एन अदानी ओन्ड चैनल और उनको उस इंटरव्यू में जो संजय पुगलिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि अदानी को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेपीसी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एससी मॉनिटर्ड प्रोब जिसकी बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया पैनल वो जांच करे, वो ठीक है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जेपीसी से कुछ नहीं निकलेगा। अब उन्होंने फेक डिग्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फेक डिग्री का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उछाला है, तो उस मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि अरे डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ये कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बातें शरद पवार कह रहे हैं। अब शरद पवार जो अभी तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण धुरी माने जाते थे विपक्षी एकजुटता की, आज वही शरद पवार के सुर और तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस बात को लेकर चर्चा ऑलरेडी करने लगे हैं कि क्या विपक्ष को तोड़ने में लग गए हैं शरद पवार। आखिर शरद पवार का प्लान क्या है? मैं कल कुछ लोगों से बात कर रही थी तो उनका ये मानना था कि शरद पवार इस चीज को लेकर बहुत डरे हुए हैं कि अगर इस अदानी मुद्दे पर, यानी कि अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का के जो खुलासे हुए, उस मुद्दे पर अगर जेपीसी गठित की जाती है तो जेपीसी के पास इतनी पावर्स हैं कि वो समन कर सके, मनी ट्रेल के बारे में पता कर सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार का अपना मनी ट्रेल भी सामने आएगा? इस चीज को लेकर वो अदानी का तो बचाव और समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो अपना बचाव भी कर रहे हैं। तो ये कौन सा दांव खेल रहे हैं शरद पवार? आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार वाहिद अली है। वाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। वाहिद, आप इस समय हैं हमारे साथ? जी हाँ, वाहिद इज कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच वाहिद। और इस समय थोड़ी देर में हमारे साथ श्याम पंडारी पांडे भी जुड़ेंगे और देखते हैं अगर हाँ, श्याम जी भी आ गए हैं। वाहिद में श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और मैं आज की चर्चा वाहिद अली खान से शुरू करती हूँ कि वाहिद, आप मुंबई में बैठे हुए हैं, क्या चर्चाएं हैं मुंबई के गलियारों में कि शरद पवार ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? वाकई में ये गेम है या फिर वो अपना बचाव कर रहे हैं? जी देखिए नीलू जी, बड़ी एक खास बात मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जी के बारे में। शरद पवार जी शरद पावर के नाम से जाने जाते हैं। वो अभी एक लिविंग टाइगर हैं जो महाराष्ट्र में हैं। हालांकि उनके तमाम साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पवार साहब का नाम हमेशा एक इज्जत से लिया गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। चाहे वो बाला साहब ठाकरे ने लिया हो, चाहे वो आज भी देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। लेकिन जब एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो वाकई एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऑपोजिशन किस ओर जा रही है, ऑपोजिशन का रुख क्या होगा। क्या वाकई कोई ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है या सिर्फ हम मीडिया के जरिए या पब्लिक के जरिए या सिर्फ बातों के जरिए एक ऑपोजिशन क्रिएट कर चुके हैं। हालांकि हकीकत यह है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब कोई ऑपोजिशन 2024 में बचा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 से पहले इस तरह का स्टेटमेंट शरद पवार जी का आना वो अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर देता है कि क्या शरद पवार जी ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई नरमी बरत रहे हों। क्योंकि वो शरद पवार जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया हो, जिसने हमेशा ओपन रहा हो और महाराष्ट्र में उनका बहुत सम्मान है। अगर आज जेपीसी की यहाँ पे अगर इंक्वायरी की बात की जा रही है अडानी को लेकर, तो पवार साहब का इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये भी कहा जा रहा है गलियारों में, न्यूज के गलियारों में, कि कहीं ये किसी तरह का कोई सेटलमेंट तो नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई बैक ऑफ द स्टेज तो प्रोग्राम नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एनसीपी में अब कोई काम करने वाला बचा नहीं। नवाब मलिक साहब अंदर हैं, देशमुख साहब अभी भला आ गए हों, लेकिन एनसीपी में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति बचा नहीं सिवाय शरद पवार और अजीत पवार के। अजीत पवार सुप्रिया सुले का रिलेशन क्या है वो हम सब जानते हैं कि किस ओर जा रहा है ये रिलेशन। अभी तक सिर्फ एक ही डोर ने दोनों को बांध के रखा हुआ है और उस डोर का नाम है शरद पवार। जिस दिन, खुदा ना करे, जिस दिन ये डोर खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, तो उस दिन एनसीपी का क्या होगा ये भगवान ही मालिक होगा। तो पवार साहब शायद अपनी जीते जी ये देखना चाहते हो कि उनका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, इसलिए शायद वो इस तरह के कदम उठा रहे हो। मजबूरी हो उनका कोई इस तरह का कदम उठाना, इस तरह का स्टेटमेंट देना। हालांकि पवार साहब क्या सोचते हो, क्या करते हैं, वो सिवाय शरद पवार के किसी और को पता नहीं होता। नहीं
वाहिद, मुझे ये बताइए कि शरद पवार की मजबूरी क्या हो सकती है? पार्टी भी टूट सकती है उसके इस बयान से, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। क्या ये सही बात है कि एनसीपी के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि शरद पवार को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए थे? क्या पार्टी टूट जाएगी? क्योंकि पार्टी में एक इनसिक्योरिटी आ रही है कि अगर आज वो विपक्ष के साथ नहीं होंगे और अगर वो बीजेपी के साथ जाएँगे तो फिर क्या होगा? उधर अजीत पवार की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है, इसको कैसे पढ़ा जाए? जी। मैं आपको बता दूं कि जब तक पवार साहब जिंदा हैं, किसी की इतनी बिसात नहीं है कि वो पार्टी को तोड़ने की चर्चा पब्लिकली करे। हालांकि जब चार लोग इकट्ठे होते हैं तो शराब पीते हुए बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पवार साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके जीते जी किसी की हिम्मत नहीं है बोल दे कि मैं पार्टी तोड़ रहा हूँ या पार्टी छोड़ रहा हूँ। चलिए, हुँ। आपका जो सवाल है जी कि क्या मजबूरी है, तो मजबूरी का जवाब मैंने आपको दिया कि मजबूरी ये है कि जेल कौन जाना चाहता है। जेल अपने एक बड़े नेता हैं वो, उनके जो छोटे जो पदाधिकारी है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो जेल की हवा खा चुके हैं। अजीत दादा पवार के ऊपर भी तलवार लटक रही है, काफी केसेस में उनका भी नाम आया हुआ है। अजीत दादा पवार के जो खास व्यक्ति हैं अविनाश भोसले, वो इस समय हवालात के पीछे हैं। तो इंक्वायरीज में काफी चीजें सामने आई हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो आप कहाँ जाए? आप कहीं नहीं जाए, आप वहीं खड़े रहें। तो आप वहीं खड़े हैं पवार साहब, ना वो आगे जाना चाहते हैं, ना ही वो पीछे जाना चाहते हैं। पवार साहब का ये मानना है कि अभी शांत रहो, इसी जगह पे खड़े रहो, जब वक्त बदलेगा तब करवट लेंगे। लेकिन मजबूरी है, ये मजबूरी के ही तहत किया गया है नीलू जी। नहीं, लेकिन वाहिद, मुझे जो बात नहीं समझ में आ रही है कि वो एक कितने इम्पोर्टेंट सूत्रधार थे एकता को लेकर। अब उसका रेपरकशन क्या होगा? उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया जिससे वो बच सकते थे, लेकिन वो बचे नहीं, बल्कि वो फुल थ्रॉटल उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, नीतीश कुमार ने भी अपना एक तरीके से कुछ नहीं वो बोले हैं। तो जो चीजें हैं और जो ये बयान उन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष को अब तोड़ने में लग गए हैं शरद पवार। तो क्या होगा उस विपक्षी एकता का? क्या शरद पवार विपक्ष से अलग हो जाएंगे? क्या पॉसिबिलिटी आपको लगता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शरद पवार जी की राजनीति को मैं पिछले 22 सालों से कवर कर रहा हूँ। वो पवार साहब कब क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता। जिस तरह अभी ये स्टेटमेंट दिया पवार साहब ने, 1 हफ्ता 10 दिन 15, देखिए 2024 के इलेक्शन को अभी समय है, अभी ज्यादा फास्ट दौड़ने की हमें जरूरत नहीं है और इन जो बातों को एक निवारण निकालने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार क्या पवार साहब ऑपोजिशन छोड़ देंगे, क्या ऑपोजिशन बढ़ जाएगी। जैसे जैसे 2024 आएगा नजदीक, इलेक्शन के डेट्स आएंगे, आचार संहिता लगेगी, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2024 का इलेक्शन कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहता। आने वाले समय में बहुत करवटें बदलेंगे लोग, कलर बदलेंगे लोग, पार्टियां बदलेंगे लोग। कोई बीजेपी से कांग्रेस में जाएगा, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आएगा। हालांकि पहला जो मैंने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस में जाएगा, उसकी शक्यता थोड़ा कम है, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में जाएगा। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस खुद बीजेपी अपना नाम रख ले तो बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि पार्टी में अब उनके बचा कौन? आए दिन खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी भी चाहेगी कि भैया एक ऑपोजिशन बना रहे, ताकि देश में लोकतांत्रिक माहौल है, इस तरह की चीजें हम बताते रहे दूसरे दुनिया को। तो ऑपोजिशन फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन हाँ, 2024 में राहुल को जिस तरह ये लोग पप्पू 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 कह रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पप्पू पास हो जाए, पप्पू की सीटें बढ़ जाए, पप्पू कुछ अच्छे मेरिट्स नंबर्स लेके आ जाए। ये ऐसा अगर हो जाता है तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि 2024 का इलेक्शन मामूली नहीं है, ये खुद नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं।